Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 अप्रैल 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और उसके बाद यह है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दीपक यादव एजुकेशन, आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पर आता है सबसे पहला आर्टिकल और इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी है यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्होंने डिसाइड किया कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रहना देना चाहिए। यानी कि अभी जो हमारा रेपो रेट पहले का था यानी 4% था, उसको एज इट इज़ हमें चलने देना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये रेपो रेट क्या है। देखो मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। रेपो रेट का मतलब क्या है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, बोरो करती हैं मनी किससे, सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करती है मनी कौन, कमर्शियल बैंक्स, जो भी आपके बाकी सारे पीएनबी, एचडीएफसी, ये सारे बैंक्स हो गए। अब यहाँ पे बोरो करती है तो एक इंटरेस्ट रेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसकी डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। ओके, और ये कब मनी दिया जाता है, जब जो है कमर्शियल बैंक्स के पास फंड जो है उसकी कमी पड़ जाए। ठीक है, उसके आगे आप लोग ऐड कर सकते हो इफ़ दे फेस आ स्कैरसिटी ऑफ फंड्स। ओके, जब कमर्शियल बैंक्स के पास फंड कम हो तो उसके बाद वो लोग जो है मनी बोरो कर सकते हैं सेंट्रल बैंक से, और जो है उसको एक इंटरेस्ट रेट पे बोरो करेंगे और उस इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है रेपो रेट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बारे में बताया गया है कि देखो ये रेपो रेट हमारा डिसाइड किया जाता है एमपीसी के द्वारा कि ये रेट कितना होना चाहिए। तो इस रेट को हमने अभी 4% पहले वाला था, उसी को आगे तक हमने रखने की सोची है और उसी को यहाँ पर डिसाइड कर लिया है। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम रेपो रेट कम कर देंगे ना तो फिर जो है क्या होगा, तो इससे इन्वेस्टमेंट वगैरह भी काफ़ी कम होता हुआ नज़र आएगा। ओके, तो फिर यही रेपो रेट हमने डिसाइड करा है कि जो पहले था हमारा वो चलना है, तो उसी की वजह से यहाँ पे आर्टिकल न्यूज़ के अंदर है। और यहाँ पे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी ध्यान दिया है कि देखो ये फोरकास्टिंग करी जा रही है बहुत पहले से कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है साल 2021-22 की वो 10.5% से ग्रो करने वाली है। लेकिन अब आने वाले टाइम पे देखेंगे वाकई में क्या हमारी जीडीपी ऐसे ग्रो होगी या नहीं होगी। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आता है एक और आर्टिकल। यहाँ बात करी गई है पीएलआई स्कीम के बारे में। पीएलआई स्कीम कौन सी होती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखो यहाँ पे पीएलआई स्कीम की फुल फॉर्म याद रख लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक न्यूज़ के अंदर देखने को मिलती है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। कोई भी मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको बना रहा है, मान लो यहाँ पर बात करी गई है सोलर पीवी की यानी सोलर फोटोवोल्टेइक, यानी सोलर आप कह सकते हो जिस तरीके से आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हो ना, छत के ऊपर ये लगाते हो, ठीक है, ब्लैक कलर की, उसको हम लोग पीवी बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक। तो यहाँ पर अगर मान लो कोई मैन्युफैक्चरर इसको बना रहा है तो उसके लिए सरकार क्या लेकर आई है, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यानी कि मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इसको बनाए और सरकार जो है उसके लिए इंसेंटिव्स देगी, उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा। इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, हमारी कंट्री की ग्रोथ भी बढ़ेगी, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे चीज़ों को, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ तो यूनियन कैबिनेट है, उसने अप्रूव कर दिया है इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को कि अब यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, इनकी जो भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे सोलर पीवी के, फोटोवोल्टेइक के, तो इनको क्या करा जाएगा, इनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, और आने वाले 5 साल के लिए यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे उनको इतना इतना अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इस स्कीम के लिए जो अमाउंट कितना डिसाइड किया गया है वो है 4500 करोड़ रुपए। ओके, उसके बाद जो पीएलआई स्कीम है मैंने आपको बता दिया, और इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई नज़र आएगी और फिर यहाँ पर हम लोगों को सेल्स वगैरह भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। ओके, नाउ अब इस स्कीम से बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। यहाँ पे बेनिफिट्स में हम लोग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के ऊपर एक तो हम अपनी कंट्री के अंदर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उन जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होंगे, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे उसको, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट यानी लोग पैसा लगाने लगेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी।
फिर उसके बाद डिमांड भी बढ़ेगी जैसे मैंने बताया। और फिर डिमांड के साथ साथ क्या होगा, देखो एक इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री जो है इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। अब मैन्युफैक्चर करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत है, तो लोगों की ज़रूरत होगी तो फिर रोज़गार बढ़ेगा। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और जो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों ही ग्रोथ होता हुआ हम लोग को नज़र आएगा। उसके साथ साथ जो आज के टाइम पर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जो सोलर फोटोवोल्टेइक है, जो आप देख सकते हो ब्लैक कलर के होते हैं, जो लगाए जाते हैं घर के रूफ़ के ऊपर कहीं पर भी। तो होता क्या है ना, ये हम लोग अभी पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर, हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं। तो फिर अगर हम लोग अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करना चालू कर देंगे तो ये इंपोर्ट के ऊपर से भी हमारा बर्डन हट जाएगा। ओके, आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। अगेन ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड ही है, और यहाँ बात करी गई है लेकिन वाइट गुड्स के ऊपर। वाइट गुड्स बेसिकली कौन से होते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो कंडीशनर हो गया, एलईडी लाइट्स हो गए। यहाँ पर बेसिकली एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के बारे में बातचीत करी गई है। तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने अगेन अप्रूव कर दिया है पीएलआई स्कीम को, किसके लिए, वाइट गुड्स के लिए। ये इनको वाइट गुड्स क्यों बोलते हैं मैं भी आपको आगे बताऊंगा, और थोड़ी बहुत बातें बताने वाला हूँ वाइट गुड्स के बारे में। तो जो है इनको वाइट गुड्स के लिए ये स्कीम के आप कह सकते हो अनाउंस करी गई है। किस किस के लिए, बेसिकली एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स के लिए। कितना बजट यहाँ पर अनाउंस किया गया है, 6,238 करोड़ रुपए। अब ये जो पीएलआई स्कीम है वाइट गुड्स के लिए, इसको हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, जैसे जैसे हम लोग देख पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती हुई नज़र आएगी। ओके, उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आते हैं। जो ये स्कीम है ना, ये इंप्लीमेंट होगी डायरेक्ट पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर। ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर डिपेंड हो, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर ही हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें, तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, उसमें जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, जिसको हम लोग एमएसएमईज बोलते हैं, इन सबको बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से। नाउ बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, ऑब्वियस सी बात है, इस स्कीम में बेनिफिट्स आप लोगों को क्या क्या मिलने वाले हैं। इंसेंटिव मिलेगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और फिर उसके बाद बेनिफिट्स में अगर हम एक चीज़ और भी दे सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ओके, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो पीएलआई स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, आपको 3 से 4 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बेनिफिट लिखने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, सभी लोगों को नीचे ट्राई करना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। ये वाइट गुड्स क्या होते हैं, मेजर अप्लायंस जिनको हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली ये एक लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं जो कि आपके घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कुकिंग करने के लिए, और वॉशिंग लॉन्ड्री यानी वॉशिंग मशीन्स हो गए, और फूड प्रिजर्वेशन यानी फ्रिज वगैरह हो गया। तो इन सबको हम लोग वाइट गुड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो वाइट गुड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को ट्रेडिशनली यानी कि पहले के ज़माने में जो है इसको वाइट गुड्स ही बोला जाता था। क्यों, क्योंकि ये कलर में वाइट हुआ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इनका कलर अलग अलग आने लगा है। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल की बढ़ने की तरफ से पहले हम लोग एक बात कर लें कि कल मैंने आप लोगों से बोला था कि हम लोग को रिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लगभग 50+ कमेंट्स आए थे कि हाँ रिवीजन का हमें करना चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। यानी कि एक दिन पहले जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं उनका भी रिवीजन हो जाना चाहिए। तो अभी तो मैं यहाँ पर ये रिवीजन वाला लगा नहीं पाया हूँ स्लाइड, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि मेरा पता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है अच्छे से। अब ये वीडियो बन रही है, अब ये वीडियो रात के बज रहे हैं इस समय, एक सेकेंड में बताता हूँ। अब यहाँ पर हो रहे हैं 1:15, रात के 1:15 हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा। अब यहाँ पे मैं वीडियो जो है इतनी लेट हो चुकी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया हूँ। अभी थोड़ी देर मैंने इनकी पीपीटीज़ बनाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं कल से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, रिविजन भी करवाया करूँगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी हमने 4-5 करंट अफेयर, जो भी हमने 7-8 करंट अफेयर पढ़ लिए होंगे पहले दिन पर, उनका 1 लाइन में हम लोग रिविजन कर लिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल पे की तरफ आते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ बात करी गई है हरे कृष्ण महताब जी के बारे में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ये रिलीज़ करेंगे जल्दी ही, क्या, हिंदी ट्रांसलेशन बुक। अब यहाँ पर कौन सी बुक है, यह है ओडिशा इतिहास। इसको लिखा गया है डॉक्टर हरे कृष्ण महताब जी के द्वारा, मेहताब जी बोला जाता है इनको। और ये जो बुक है इसको बेसिकली रिलीज़ करा जाएगा आज तारीख है 9 अप्रैल 2021। तो आज इस बुक को हिंदी ट्रांसलेशन में, ध्यान से सुनना, ये बाकी ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज में तो अवेलेबल है, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में इसको हम लोग आज रिलीज़ करने वाले हैं। बेसिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको रिलीज़ करेंगे। नाउ ये जो बुक है ये अवेलेबल है ऑलरेडी ओडिया में और इंग्लिश में। अब इसको ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी में, किसके द्वारा, बाय श्री शंकर लाल पुरोहित जी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया
कि हिंदी वर्जन इसका लॉन्च होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। अब ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जो हरे कृष्ण मेहताब जी हैं, ये एक बहुत ही फेमस फिगर रह चुके हैं अगर हम बात करें इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे। और इन्होंने सर्व भी किया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, यानी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ये 1946 से लेकर 1950 तक, और फिर उसके बाद 1956 से लेकर 1961 तक। इन्होंने बुक भी लिखी है ओडिशा इतिहास, कहाँ पर, अहमदनगर फोर्ट जेल में। ठीक है, जब इनको आप कह सकते हो सज़ा दी गई थी, ठीक है, इम्प्रिजमेंट में थे ये, और तभी इन्होंने जेल में ही इस बुक को लिखा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम पीरियड है इसका 1942 से लेकर 1945 तक का। ओके, उसके बाद आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे बात करी गई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। तो जो हमारे फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जिनका नाम है प्रदीप शर्मा, इन्होंने बुलाया था एनआईए को ताकि क्वेश्चनिंग वगैरह करी जा सके। ठीक है इन्होंने एनआईए को नहीं बुलाया था, एनआईए ने इन्हें बुलाया था। ठीक है, जो हमारे फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हो गए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो गए प्रदीप शर्मा जी, यहाँ पर आप कह सकते हो इनको बुलाया गया कहाँ पर, एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, कि भाई आओ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं, क्योंकि जो मुकेश अंबानी का टेरर स्केयर केस हुआ था ना, उसी केस से रिलेटेड है। इस केस को मैं ऑलरेडी द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ, डेली करंट अफेयर में 2-3 बार कवर कर चुका हूँ। तो उसी केस से रिलेटेड ये जो है क्वेश्चनिंग करने वाले हैं। ओके, नाउ ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये जो न्यूज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये है क्या बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आ चुका है। नाउ अब यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यानी कि जो आतंकवाद है उसके खिलाफ लड़ती है, उसके खिलाफ जो लॉज वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, उनको बनाती है। अब इसकी भी यहाँ पे पेरेंट एजेंसी कौन है, यानी कि एनआईए किसके अंडर में वर्क करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इसको एस्टेब्लिश कब करा गया था, एनआईए को क्रिएट किया गया था साल 2008 में। एक मुंबई टेरर अटैक हुआ था, आपको मालूम होगा, उसके बाद यहाँ पे बनाया गया ताकि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उससे लड़ सकें। अगर हम बात करें ज्यूरिसडिक्शन की, तो ये एजेंसी है। अब यहाँ पर इसके पास पावर है कि ये टेरर रिलेटेड क्राइम्स को डील कर सके, यानी कि जो आतंकवाद से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उनसे ये बॉडी डील करती है पूरे स्टेट्स में। ठीक है, इनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है कभी कभी अपने केसेस को निपटाने के लिए रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो लोग क्या करें, ये केस जो है एनआईए के, कोई भी केस चल रहा हो तो उसको एनआईए के हाथ में दे दें। ठीक है, इस तरीके यहाँ पे पावर होती है एनआईए के पास। और लास्ट स्लाइड है आज की, यहाँ पे बात करी जाती है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके अंदर संशोधन कर दिया गया था। ये एक अमेंडमेंट बिल, यानी चेंज कर दिया गया था, इसके अंदर थोड़े बहुत बदलाव लाए गए थे। और कब लाए गए थे, साल 2019 में, तो याद रखना है 2019 में पार्लियामेंट ने पास कर दिया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल 2019। नाउ ये जो अमेंडमेंट बिल था, इसने क्या करा, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसकी पावर को और ज़्यादा डबल कर दिया, जो इसकी प्रोसेसिंग थी उसको और एक्सेलरेट कर दिया, जो इसकी तरक्की थी, प्रोग्रेस थी, उसको और बढ़ा दिया। ठीक है, इनको थोड़ी सी पावर्स और मिल गई। नाउ ये जो एजेंसी है अब क्या कर पाती है, ये जो है इन्वेस्टिगेट करेगी टेररिस्ट, जो भी आप कह सकते हो, जो भी आतंकवाद है उसको एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है। यानी कि जो इंडियन एम्बेसीज़ हैं उनके अगेंस्ट में बहुत सारे आप कह सकते हो आतंकवाद से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करती है। इंडिया के जो एसेट्स हैं, ठीक है, उनके खिलाफ यहाँ पे बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करती हैं। या फिर ड्रग्स रिलेटेड केसेस हो गए, आर्म्स या फिर विमेन को इधर से उधर किया जाता है, ये इन सब रिलेटेड से चीज़ें यहाँ पे एनआईए हमारा देखता है। ओके, नाउ गाइज, इसी के साथ करते हैं हम लोग आज का अपना डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो रिवीजन की टेंशन मत लेना, मैं जल्दी जो है रिवीजन सीरीज़ भी लेकर आऊँगा। यानी कि क्या होगा ना, रिवीजन सीरीज़ कोई इतना मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है। होगा क्या कि ये जो हम जो 6-7 आर्टिकल रोज़ डिस्कस करते हैं उनको वन लाइन में हम लोग रिवाइज़ कर लिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द मैं अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, और उसके बाद भी ये टाइम हो जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पर मुझे उठना भी है, फिर 3 बजे उठकर मुझे फिर द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, पहले मुझे पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको हाईलाइट करना है, देन उसके बाद मुझे उसको भी रिकॉर्ड करना है, फिर उसको अपलोड करना है। तो इस वजह से ना ऐसा शेड्यूल पूरा बिजी निकल जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ पर
थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको क्लियर कर लेंगे। जल्द से जल्द मैं यहाँ पर ये कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कल ही मैं यहाँ पर इस स्लाइड्स में जो है जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो लगा सकूँ। ओके, नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।